अमेरिकी कहानी कैट पर्सन, जिसे लिखा है क्रिस्टन रुपेनियन ने। कैट पर्सन 2017 में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका द न्यूयॉर्कर में प्रकाशित हुई और तहलका मचा दिया। यह ऑनलाइन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी है। कैट पर्सन का हिंदी में सेल्स गर्ल के नाम से अनुवाद किया है अनुरोध यादव ने। तो चलिए सुनिए कहानी कैट पर्सन का हिंदी वर्जन सेल्स गर्ल। मार्गट का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। वह इधर कुछ दिनों से दोपहर के बाद एक सिनेमा हॉल के स्नैक्स काउंटर पर सेल्स गर्ल का काम करती थी। वहीं पर एक दिन उसकी मुलाकात रॉबर्ट से हुई, जो वहां मूवी देखने आया हुआ था। जब वह काउंटर पर आया और पॉपकॉर्न का एक बड़ा पैकेट तथा रेड वाइन का पूरा एक बॉक्स खरीदा, तो उसी वक्त उसके प्रति मार्गट का इंटरेस्ट पैदा हुआ। जब वह पैसे पेड करने लगा तो वह उससे बात किए बगैर ना रह सकी। उसने कहा, ऐसा तो बहुत कम होता है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी को रेड वाइन का पूरा एक बॉक्स नहीं बेचा है। कस्टमर के साथ फ्लर्ट करने की उसकी आदत थी, क्योंकि इसके पहले उसने एक रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम किया था। वहां वह काम करने के दौरान कस्टमर से फ्लर्ट करके अपने पूरे स्टाफ के लिए अच्छा खासा टिप झटक लिया करती थी। यहाँ पर टिप की तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमेशा अगर वह अपना मुंह बंद किए रहती तो बोर हो जाती। इसलिए वह किसी किसी कस्टमर से यूं ही बात कर लिया करती है। वैसे रॉबर्ट दिखने में बुरा नहीं था। वह 25-26 के हेरफेर का नवयुवक लगता था। लंबा कद, चेहरा बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ से ढका हुआ, एक बाह के ऊपर टैटू बना हुआ, ऑन द होल दिखने में खूबसूरत और आकर्षक। फिर ऐसे युवक से बात करने में कोई बुराई भी नहीं थी। यदि वह कोई कॉलेज स्टूडेंट होता तो हकीकत में भले ही संभव न होता, लेकिन कल्पना में उससे प्यार अवश्य कर लेती। इतना तो उसे यकीन हो चुका था कि वह स्टडी छोड़ चुका है, क्योंकि उसकी बातचीत से उसे ऐसा ही लगता था। वह लंबे कद का है और लंबे युवक उसे पसंद है। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनों को मोड़ रखा था, जिससे उसकी बाह पर गुदा टैटू का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसके कंधे जरा सा झुके हुए थे। ऐसा लगता था कि वह कोई चीज गिरने से बचा रहा हो। इस वक्त रॉबर्ट उससे फ्लर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसलिए पैसे पेड करने के बाद जो चेंज उसने लौटाए थे उसे अपनी पैंट की जेब में जल्दी जल्दी डालते हुए कहा, ठीक है चलता हूँ, और चला गया। अगले हफ्ते वह फिर कोई फिल्म देखने आया और दोबारा रेड वाइन का पूरा एक बॉक्स खरीदा, लेकिन इस बार मार्गट ने कुछ नहीं कहा तो वही बोल पड़ा, लगता है बहुत अच्छा काम चल रहा आपका, क्योंकि रेड वाइन का पूरा एक बॉक्स लेने पर इस बार आपने मुझे टोका नहीं। इस वक्त आप काफी बिजी है। वह कंधे उचकाती हुई बोली, नहीं बस ऐसे ही। जो आप समझ रहे हैं वह बात नहीं है। दरअसल मेरा प्रमोशन हो गया है। मूवी खत्म होने पर जब वह थिएटर से बाहर निकलने लगा तो स्नैक्स काउंटर पर जाकर उससे मिला और बोला, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर देंगी? उसने कुछ सोचा विचारा भी नहीं, फौरन उसे अपना नंबर दे दिया। वह हैरान थी, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसके पास आकर उसका नंबर मांगेगा। रेड वाइन को लेकर हुई उस छोटी सी बातचीत के ऊपर वे अगले कई हफ्तों तक टेक्स्ट और रिफ्स के जरिए जोक्स भरे चैट करते रहे। चैटिंग के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके पास टेक्स्ट लिखने के लिए कोई मैटर ही नहीं होता था और चैटिंग जारी रखना मुश्किल हो जाता था। रॉबर्ट अपनी तरफ से टेक्स्ट लिखने में बड़ी सावधानी बरतता था। वह कभी भी चैटिंग खुद शुरू नहीं करता था। मार्गट ही पहले टेक्स्ट लिखकर सेंड करती थी और उसके द्वारा भेजे गए टेक्स्ट की वह सिर्फ रिप्लाई लिखकर सेंड करता था। कभी कभी कई दिनों तक चैटिंग का सिलसिला थम जाता तो वह एकदम छोटा सा कोई टेक्स्ट लिखकर सेंड कर देता।
वह भी कोई सवाल नहीं होता था, बस हाय हेलो जैसा कुछ होता था। इसलिए कायदे से चैटिंग मार्गरेट को ही शुरू करना पड़ता था। कभी कभी 2-3 दिनों तक चैटिंग नहीं होती थी और लगता था कि आइंदा वह दोबारा शुरू भी नहीं हो पाएगी। कभी कोई इतनी दिलचस्प बात मार्गरेट के दिमाग में आ जाती जिसे रॉबर्ट के साथ शेयर किए बगैर वह रह नहीं पाती थी और इसके बाद वे फिर चैटिंग करने लगते थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि चैटिंग में वे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर नहीं करते थे। इसलिए उनके बीच चैटिंग शुरू तो होती थी लेकिन ज्यादा देर तक चल नहीं पाती थी। फिर भी जब कोई मजेदार टेक्स्ट किसी की ओर से शेयर किया जाता तो दोनों खूब हंसते थे। तभी एक दिन पढ़ते पढ़ते रात में मार्गरेट ने देखा कि जो स्नैक्स उसने रखा हुआ था उसकी रूममेट उसको कभी चट कर गई। इसलिए उसने रॉबर्ट को टेक्स्ट लिखकर सेंड किया कि अभी उसे अचानक मालूम पड़ा कि उसके पास खाने पीने की जो भी चीजें थी एकदम चुक गई है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और यहाँ नजदीक के सभी स्टोर भी बंद हो चुके हैं। मुझे भूख लग रही है। तो उसने फौरन लिखा, रेड वाइन पिएंगी क्या? मार्गरेट ने समझा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए उसने रेड वाइन को लेकर एक जोक लिखकर सेंड किया। तब रॉबर्ट ने लिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, निकल कर बाहर तो आइए। उसने लोवर और एक टी शर्ट पहन रखा था, उसी के ऊपर एक जैकेट पहन लिया और बाहर आ गई। वह 7-Eleven में जाकर रॉबर्ट से मिली। वहां रेड वाइन नहीं थी, इसलिए उसने उसकी जगह चेरी कोक, स्लर्पी और स्नैक्स में डोरिटोस की एक पैकेट खरीदकर उसे दिया। जब वे वहां से बाहर आए तो वह उसका आभार जताते हुए बोली, थैंक यू फॉर माई प्रेजेंस। यू आर वेलकम सेल्स गर्ल, उसने कहा। हालांकि अब तक रॉबर्ट उसके नाम से वाकिफ हो चुका था, फिर भी मजाक में सेल्स गर्ल कहकर उसे चिढ़ाने की कोशिश की। उसने सिर पर एक रैबिट फर हैट लगा रखी थी जो नीचे तक लटक कर उसके कानों को ढक रखी थी और उसके लंबे कद में जरा और इजाफा कर रही थी। शर्ट के ऊपर उसने मोटे फैब्रिक की एक पुराने फैशन की ढीली ढाली लंबी कोट पहन रखी थी जो उसके कंधों के झुकाव के साथ उसके पेट की बढ़ी हुई चर्बी को भी ढक रही थी। वह उसके पास ही खड़ी थी और सोच रही थी कि वह उसे चूमेगा, इसलिए उसने अपना गाल उसके मुंह की तरफ घुमाया, लेकिन रॉबर्ट ने उसके कंधों को पकड़कर बड़े आहिस्ता से उसके माथे को चूमा जैसे वह कोई बेशकीमती चीज हो और बोला, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो स्वीटहार्ट, हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। वहां से जब वह अपने हॉस्टल की ओर चली तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए वह सोच सोच कर फूले नहीं समा रही थी कि उसके दिल में रॉबर्ट के लिए प्रेम का अंकुर फूट रहा है। जब छुट्टियों में वह घर पर रुकी तो वे नॉनस्टॉप चैटिंग करते रहे। अब वे हंसी मजाक और जोक्स के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ और अपने दिन भर के रूटीन को लेकर चैट करने लगे। जब वह कुछ पूछती और वह तुरंत जवाब लिखकर सेंड न करता तो वह बेचैन होने लगती थी। धीरे धीरे वह जान गई कि रॉबर्ट के पास 2 बिल्लियां हैं, उनमें एक नर है और दूसरा मादा। नर का नाम मुंह है और मादा का यान। उन्हें लेकर दोनों ने एक मनगढ़ंत परंतु जटिल कहानी बुन डाली। मार्गरेट ने कहा कि जब मेरे पास एक बिल्ली हो जाएगी तो मैं उसका नाम पीता रखूंगी। वह तुम्हारे मुंह के साथ चैटिंग करते हुए फ्लर्ट करेगी और जब भी यान से बात करेगी तो गुस्से से भरी रहेगी, क्योंकि मुंह के साथ उसके रिश्ते को वह जरा भी पसंद नहीं करेगी। एक दिन डिनर करने के दौरान मार्गरेट के सौतेले पिता ने कहा, तुम हर वक्त चैटिंग करती रहती हो, किसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, एक लड़का है, उसका नाम रॉबर्ट है। सिनेमा हॉल के स्नैक्स काउंटर पर जॉब करने के दौरान मेरी मुलाकात उससे हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हो सकता है
कि जल्दी ही शादी भी कर लें। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कह दो कि हम भी उससे मिलना चाहते हैं और उससे कुछ बात करना चाहते हैं, उसके पिता ने कहा। इसके बाद जब उसने रॉबर्ट को टेक्स्ट के जरिए बताया कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उसने जवाब में मुस्कुराते हुए चेहरे की एक ऐसी इमोजी लगाकर सेंड कर दी जिसकी आंखों की जगह दिल बने हुए थे। जब कैंपस में जाकर उससे मिलना चाही तो उसका रुख देखकर वह हैरान रह गई। उसने टेक्स्ट सेंड करके बताया कि वह 1 हफ्ते बाद मिलेगा क्योंकि अभी उसे बहुत काम है। उसकी टालमटोल की बात मार्गरेट को तनिक भी अच्छी नहीं लगी। आखिरकार अगले ही दिन जब रॉबर्ट ने उसे थिएटर में चलकर एक फिल्म देखने का प्रस्ताव भेजा तो उसने फौरन हामी भर ली। लेकिन जो फिल्म वह देखना चाहता था वह प्रलय से संबंधित थी और एक ऐसे थिएटर में चल रही थी जहां उसके कॉलेज के लड़के लड़कियां भी जाते रहते थे। इसलिए उसने उसे कहीं दूर के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में चलने का सुझाव दिया, जिसे वह तुरंत मान लिया। कार में बैठकर जब दोनों चले तो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ रॉबर्ट गंभीर बना हुआ एकदम चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था और उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं था। 5 मिनट भी नहीं बीता कि वह बेकल हो गई। वह चाहती थी कि कार चलाने के दौरान वह उसे बार बार देखे, उससे बात भी करता चले। जब कार स्ट्रीट से आगे हाईवे पर पहुंची तो उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और अपनी आंखें सीधे सड़क पर जमाए रखा। तब मार्गरेट चुपचाप बैठे बैठे सोचने लगी कि कहीं यह मुझे दूर ले जाकर मेरा रेप न करे या मेरा मर्डर न कर दे। उसके मन की भावनाओं को उसकी छटपटाहट के जरिए वह जान गया। इसलिए बोला, घबराओ मत, तुम्हारा मर्डर करने के इरादे से मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ। तब मार्गरेट सोचने लगी कि कार में उसके साथ बैठकर बेसिर पैर की बातें सोचना उसकी गलती थी। वह भी उन लड़कियों के जैसी ही है जो अपने जिस भी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है, उनके मन के अंदर हर बार यही चलता है कि वह मेरा मर्डर करने के लिए ले जा रहा है। वह बोली, जो भी चाहो करो और जहां भी चाहो लेकर चलो, अब तो मैं तुम्हारे साथ चल ही रही हूँ। उसकी बात सुनकर वह हंस पड़ा और उसके घुटने को अपने हाथ से थपथपाया। इसके बाद भी वह गंभीर ही बना रहा। बातचीत करते रहने की मार्गरेट की सारी कोशिश बेकार चली गई। हालांकि थिएटर पहुंचकर टिकट काउंटर पर रॉबर्ट ने एक बड़ा मजेदार जोक मारा जो काउंटर पर बैठे कैशियर को अच्छा लगा और मार्गरेट को उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। फिल्म देखने के दौरान उसने उसे एक बार टच भी नहीं किया, न उसका हाथ पकड़ा और न ही कभी उसके कंधे पर हाथ रखा। फिल्म खत्म होने के बाद जब वे कार पार्किंग की तरफ जाने लगे तो भी वह चुप रहा। वह मन ही मन सोच रही थी कि कहीं यह मुझसे ऊब तो नहीं गया, क्या अब यह मुझसे प्यार नहीं करता है। वह लेगिंग और एक स्वेटशर्ट पहन रखी थी। उसने सोचा कि कहीं इससे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब दोनों कार में बैठ गए तब वह बोला, तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो उसने सोचा कि ऐसा कहकर वह उसका मजाक उड़ा रहा है, शायद यही सोच रहा हो कि इसे इतना भी मालूम नहीं कि डेट पर क्या पहन कर जाना चाहिए। उसने साइड पॉकेट वाला एक कंफर्टेबल खाकी ट्राउजर और बटन डाउन शर्ट पहन रखी थी। उसका ड्रेस उसके ऊपर बहुत जच रहा था। तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहीं चलकर कुछ पीना चाहती हो? अत्यंत औपचारिक होते हुए उसने पूछा, जैसे ऐसा करना उसकी जिम्मेदारी हो और जबरदस्ती वह जिम्मेदारी उसके ऊपर थोपी गई हो। मार्गरेट को स्पष्ट लगा कि वह सोच रहा है कि मैं मना कर दूं, लेकिन वह अगर मना कर देगी तो उनकी बातचीत का यही अंत हो जाएगा और वह नहीं चाहती कि इतनी जल्दी एक बार फिर वह मुंह फुलाकर बैठ जाए, जबकि वह अभी और कुछ समय उसके साथ बिताने के मूड में है। इसलिए उसने कहा, मेरा तो विचार है कि कहीं चलकर कुछ पी लिया जाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
मार्गरेट को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगी कि यह भी कितना बकलोल है, मुझे इसने डेट पर बुलाया है तो इसको पीने के लिए मुझसे हठपूर्वक इसरार करना चाहिए, लेकिन यह मेरे मुंह खोलकर कहे जाने के बावजूद कह रहा है कि जैसा तुम चाहो। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह बैठी रही। तो उसकी जांघ पर उंगली गड़ाते हुए उसने कहा, हे, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रही, बस जरा थक गई हूँ। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, इस तरह की रोमांटिक फिल्म देखने के बाद मैं कोई ड्रिंक अवश्य लूंगी। रॉबर्ट ने पहले उससे जो फिल्म देखने की पेशकश की थी वह एक प्रलय के बारे में थी। उसके प्रस्ताव पर वह हैरान होकर रह गई थी कि वह कैसा इंसान है जो एक लड़की को पहली बार इम्प्रेस करने के लिए उसे प्रलय से संबंधित मूवी दिखाने की बात कर रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे इस बात का अंदाजा ही ना हो कि किसी लड़की को पहली बार डेट पर बुलाकर उसे प्रलय से संबंधित विषय पर बनी फिल्म दिखाई जाए। या तो उसने सोचा होगा कि जहां हमेशा केवल सीरियस टाइप की कला फिल्में ही चलती है, ऐसे थिएटर में जॉब करने वाली उसके जैसी लड़की को ऐसी थ्रिलर फिल्म देखना अच्छा लगेगा। उसके जवाब में उसने लोल आर यू सीरियस टेक्स्ट लिखकर सेंड कर दिया था, जो शायद उसे खराब लगा था, लेकिन उसके कहने पर बिना किसी किंतु परंतु के वह इस तरह की एक रोमांटिक फिल्म देखने पर तैयार हुआ। इसके बाद जब रॉबर्ट ने उससे कहा तो ठीक है, अब तुम ही बताओ कि कहाँ चला जाए, तब उसने उस जगह का नाम लिया जहाँ वह अक्सर जाया करती थी। उसे सुनकर वह कुछ इस तरह मुंह बनाने लगा जैसे कोई बेस्वाद चीज उसकी जीभ पर घुल गई हो। तब कुछ देर बाद बोला कि वहाँ तो कॉलेज के लड़के लड़कियों का जमावड़ा होता है और वह एक पिछड़ा इलाका है, चलो मैं तुम्हें उससे अच्छी जगह लेकर चलने वाला हूँ। तब वह उसे लेकर एक बियर बार में गया। वह अंडरग्राउंड बना हुआ था और बाहर से उसके वहाँ होने का कोई निशान मालूम नहीं पड़ता था। वहाँ जोड़ों को बैठने के लिए अलग अलग कैबिन बने हुए थे और गेट पर वॉचमैन खड़ा रहता था। वहाँ अंदर जाने के लिए कोई आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। जब वे वहाँ पहुँचे तो बार के अंदर जाने वालों की लाइन लगी हुई थी। वॉचमैन आईडी देखकर बारी बारी से अंदर जाने दे रहा था। वे भी लाइन में पीछे लग गए। मार्गरेट को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसका मन पता नहीं कैसा हो रहा था। वह रॉबर्ट से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात उससे कैसे कहे। तब तक उनका नंबर आ गया और रॉबर्ट अपनी आईडी दिखाकर अंदर चला गया और जब वॉचमैन ने मार्गरेट से आईडी दिखाने को कहा तो उसने चुपचाप रॉबर्ट की तरफ इशारा किया, लेकिन वॉचमैन ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और साइड में हटकर खड़ी रहने के लिए कहा। तब मार्गरेट ने रॉबर्ट को धीरे से पुकारा भी, लेकिन उसकी आवाज इतनी मध्यम थी कि रॉबर्ट ने सुना ही नहीं। तब उसे लाचार होकर गेट के बगल में हटकर खड़ा होना पड़ा। लाइन में उसके पीछे खड़ा आदमी जब अंदर गया तो उसी ने रॉबर्ट के कंधे को छुआ और हाथ से मार्गरेट की तरफ इशारा किया। रॉबर्ट फौरन बाहर निकल आया। वहां वह खड़ी खड़ी शर्मिंदगी से गड़ी जा रही थी। जो ही वह उसके पास पहुंचा वह बोली, मेरे लिए यह बहुत ही शर्मनाक है। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने पूछा। 20 साल। मैंने तो सोचा था कि ज्यादा होगी। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ? सबके सामने इस तरह से बार के अंदर जाने से रोक दिए जाने पर वह बहुत इंसल्ट फील कर रही थी। रॉबर्ट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि मार्गरेट को लेकर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी कुछ झेम मिटाने के लिए उसने कहा, बीच में तुमने पढ़ाई छोड़ी भी थी। क्यों? मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मैं अभी 20 से ज्यादा की नहीं हूँ, बस।
इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके रुआंसे चेहरे ने पता नहीं कैसा जादू कर दिया कि रॉबर्ट का सारा टेंशन ही एक पल में उड़नछू हो गया। वह सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और उसे एक भालू की तरह अपनी बाहों में कस लिया और माय स्वीट हार्ट, मेरा बाबू, मेरा सोना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, कहकर उसे पुचकारने लगा। मार्गरेट भी कुछ रिलैक्स हुई। उसकी बाहों की जकड़न उसे अच्छी लग रही थी। वह चाहती थी कि वह कुछ देर इसी तरह उसे अपनी बाहों में जकड़ कर रखे, लेकिन रॉबर्ट को एहसास हुआ कि आवेग में उसकी बाहों का कसाव कुछ ज्यादा हो गया, तो उसने कुछ ढीला कर दिया। वह डर रहा था कि 7-Eleven के बाहर जो चीज उसे बेशकीमती लगी थी वह उसके उन्माद भरे जोश से कहीं टूटकर चकनाचूर न हो जाए। उसकी बाजुओं को पकड़कर उसने उसके माथे को धीरे से चूम लिया। वह मुस्करा पड़ी और अपने आंसुओं को पोंछ डाला। फिर बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बार के अंदर जाने से रोक दिए जाने पर मैं इतनी दुखी हो रही हूँ। तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। वह कहते हुए रॉबर्ट की आंखों में देख रही थी, जिससे वह समझ सकती थी कि वह कितनी खूबसूरत दिख रही है। वह फिर उसे चूमने लगा। काफी देर तक उसके होठों को चूमता रहा और फिर अचानक अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर हलक तक ढकेल दिया। उसका इस तरह चूमना इतना भयानक था कि उसकी इस हरकत से उसे उबकाई छूट गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना समझदार आदमी ऐसा बेसमझी भरा बेढंगा काम कर सकता है, लेकिन अगले ही पल यह उसे अच्छा लगने लगा। उसके लिए एक बार फिर उसके मन में कोमल भावनाएं पनपने लगी। वह चाहती थी कि एक बार फिर वह उसी तरह चूमे, लेकिन रॉबर्ट ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे लेकर कार की तरफ चल दिया। कार का दरवाजा खोलकर पहले उसे बैठाया और तब खुद बैठा और वहां से उसे लेकर एक ऐसी जगह गया जहां आईडी फाईडी का कोई चक्कर नहीं था। अंदर जाकर बैठते ही उसने मार्गरेट से पूछा, बोलो क्या लोगी? तुम्हारे लिए वोडका और सोडा मंगाऊं? कॉलेज की लड़कियां अधिकतर वोडका और सोडा ही पीती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने मजाक किया। वह बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर क्या मंगाने के लिए कहूं। मेरी उम्र के लड़के लड़कियां बियर बार में फेक आईडी लेकर जाते हैं, क्योंकि बियर का ऑर्डर करने पर उनसे आईडी मांगी जाती है। या तो इन सब झंझटों से बचने के लिए वे खुद अपने साथ पीबीआर अथवा बड लाइट लेकर जाते हैं और उसे ही आपस में शेयर कर लेते हैं। रॉबर्ट से ये सब बातें सफाई के तौर पर पेश ना करके उसने कहा, नहीं, मैं बियर पीऊंगी। उसके सामने बैठकर वह बियर पीने लगी और इसके पहले उसने उसे अच्छी तरह चूमा भी था, तो अब रॉबर्ट काफी रिलैक्स हो गया था। वह उसकी ऊंची पसंद को लेकर मजाक करने लगा। जो फिल्म देखने की उसने पेशकश की उसे मना करके उसने दूसरी फिल्म देखने का सुझाव दिया, और यहाँ पर जब उसने उसके लिए वोडका सोडा मंगाने की बात कही तो उसने अपने लिए बियर मंगाने के लिए कहा। रॉबर्ट ने सोचा कि उसे इम्प्रेस करना कितना मुश्किल है। वह सिनेमा हॉल में काम करने वाले अपने अन्य सहकर्मियों के साथ बैठकर लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें करती है, उसे लेकर भी उसने मजाक किया। वहां पर कैसी फिल्में दिखाई जाती है, उसे लेकर भी उसने बातें की। उसकी मजाक भरी बातें सुनकर मार्गरेट खूब हंस रही थी और सोच रही थी कि वह स्वभाव से कितना अच्छा आदमी है। वह धीरे धीरे उसे समझ गई कि वह कितना जल्दी और कैसे नाराज होता है, फिर किस तरह उसे खुश किया जा सकता है। उसे वह जितना समझती जा रही थी उतना ही उसके और करीब होती जा रही थी। वह भी उससे खुलकर बात करने लगी। उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा, उसकी पसंद की फिल्मों के बारे में बातें की, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया, फिल्मों के बारे में अपनी पसंद बताया और कहा कि उसके यहाँ थिएटर में जो फिल्में चलती हैं, उसका डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं।
उसके सहकर्मी उसे भयभीत करते रहते हैं। उसने कहा कि कभी कभी उसे बहुत चिढ़ होती है कि वह इतनी स्मार्ट कब होगी कि अपने मुताबिक कुछ कर पाएगी। उसकी बातों और बात करने की स्टाइल से वह गदगद हो गया। वह सोच रही थी कि वह एक विशाल और जिद्दी घोड़े या भालू जैसा कोई बिगड़ैल जानवर है जिसे वह पाल रही है और बड़े प्यार से पुचकार कर उसे मनाने की कोशिश कर रही है कि वह उसके हाथों से कुछ खा ले। 2 के बाद जब वह तीसरा बियर पीने लगी तो रॉबर्ट की तरफ देखा और अपने मन में सोचने लगी कि जब इसका चुम्बन इतना भयानक किंतु मजेदार था तो इसके साथ सेक्स करना कितना भयानक और मजेदार रहेगा। यह सोचते ही उसके पेट के निचले हिस्से में मरोड़ जैसा उठने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चमड़ी पर लगा इलास्टिक बैंडेज झटके से पकड़कर खींच दिया गया हो। तीसरा बियर पीने के बाद उसने कहा, यहाँ से चलोगे नहीं क्या? रॉबर्ट को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे थोड़ा सा कष्ट हुआ क्योंकि उसका मन अभी वहां से निकलने का नहीं था। वह सोच रहा था कि लगता है यह डेट का मजा किरकिरा कर देगी। लेकिन वह अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। तब उसे लगा कि वह नहीं मानेगी और उसे लेकर बाहर निकल आया। बाहर आकर वह रुकी और अपना मुंह उसकी तरफ किया। उसने उससे फिर एक बार वैसे ही चूमने के लिए कहा जैसा उसने बियर बार के बाहर अभी कुछ देर पहले चूमा था। लेकिन वह तब हैरान रह गई जब वह उसके गाल पर हल्की सी चुम्मी देकर शिकायती लहजे में बोला, चलो चलते हैं, तुम्हें चढ़ गई है। वह फौरन बोली, ना नहीं तो मुझे चढ़ी नहीं है, जबकि उसे दारू पूरी तरह से चढ़ी हुई थी। वह सीधे खड़ी ना रह सकी। उससे टकरा गई तो उसे लगा कि वह उससे बहुत बड़ा है, उसके सामने वह बहुत छोटी है। मेरी सोन चिरैया, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा और उसे पकड़कर संभालते हुए कार की तरफ लेकर चला। कार में बैठते ही वह उसके ऊपर लुढ़क गई। जब तुमने बियर पीने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि तुम ड्रिंक लेती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने पहली बार पी है, इसलिए टल्ली हो गई। कहते हुए उसे सीधा करने लगा तो मार्गरेट का हाथ उसकी जांघ के पास पहुंच गया तो उसने महसूस किया कि उसका पेनिस टाइट होकर उसकी पैंट फाड़कर बाहर आने को उतावला है। बड़ी मुश्किल से उसने संभाल कर उसे सीधा किया और कार स्टार्ट की। तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो। नाराज होने का नाटक करते हुए वह बोला, अब मैं मान गया कि तुम 20 साल से ज्यादा की नहीं हो। तब जरा ये बताओ कि मुझे लेकर तुम जा कहाँ रहे हो? कार चल पड़ी तो उसने पूछा, तुम्हारे कमरे पर। और कहाँ? बोर्डिंग का गेट बंद होगा, वह इस वक्त नहीं खुलेगा। ओ, मैं तो ये भूल रहा हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तो अपने घर में रहता हूँ। क्या मैं वहां नहीं चल सकती? चल सकती हो। रॉबर्ट का घर कैंपस से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। उधर जाने वाला रोड चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ ही समय लगा वे वहां पहुंच गए। जब उसने कार खड़ी की तो उससे बाहर निकलने से पहले बोला, लेकिन मेरे पास बिल्लियां हैं, उनसे सावधान रहना होगा। यह तो मुझे पता है। चैटिंग करने के दौरान तुमने उनके बारे में बताया था, याद है ना तुम्हें? घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह चाबी ढूंढने लगा। चाबी कहीं रखा गई थी जो मिल नहीं रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते काफी वक्त चला गया। चाबी न मिलने पर वह चिड़चिड़ाहट में गालियां बकने लगा। मार्गरेट भी उसके पीछे खड़ी परेशान हुई जा रही थी। उसे रिलैक्स करने के लिए वह उसकी पीठ सहलाने लगी, लेकिन रॉबर्ट को यह अच्छा नहीं लगा तो वह रुक गई। बड़ी मशक्कत के बाद चाबी मिली तो उसने लॉक खोला। गेट को धक्का देकर खोलते हुए उसने कहा, यही मेरा घर है।
यह तो वास्तव में अच्छा है। अंदर जाकर उसने कहा और सोचने लगी कि यह पहला मौका है जब मैं किसी के घर जाकर उसके साथ सेक्स करने वाली हूँ। इसके पहले वह अपने 6 बॉयफ्रेंड्स के साथ चोरी लुक्का डेटिंग कर चुकी थी। वे सब उसके कॉलेज के स्टूडेंट थे और उसके हमउम्र थे। उसकी रूममेट मुश्किल से किसी के बारे में जान पाती थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और कुछ भयानक भी। जहां वह खड़ी थी वह रॉबर्ट का लिविंग रूम था। मध्यम रोशनी से युक्त वह कमरा सुंदर लग रहा था। एक दीवार की तरफ 2 बड़े बड़े बुक शेल्फ थे। दूसरे कागजात रखने के लिए एक अलग शेल्फ था। फ्रेम युक्त कई तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी। कमरे में चेस, चेकर्स, मोनोपली, स्क्रैबल, रूमी कब इत्यादि बोर्ड गेम का एक पूरा कलेक्शन था। मार्गट की रुचि आर्ट, स्पोर्ट, बुक और म्यूजिक में थी। वहाँ सब कुछ उसकी पसंद का था, फिर भी उसके अंदर एक भय व्याप्त था। कमरे की हर चीज और साज सज्जा उसकी रुचि के मुताबिक मालूम पड़ते थे। यह महज एक संयोग है या मुझे फंसाने के लिए उसने कोई जाल बिछा रखा है जिससे मुझे लगे कि वह बिल्कुल मेरे जैसा है और उसकी पसंद नापसंद मेरे जैसी है। कमरे में खड़े खड़े वह इधर उधर नजर दौड़ा रही थी और अपने मन ही मन गुन रही थी। तभी रॉबर्ट ने उसके कंधे से उसका बैग लेकर सोफे पर फेंक दिया। फिर उसकी कोट और अपनी कोट भी उतारकर बैग की बगल में ही फेंका और फौरन उसे चूमना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर चूमने के बाद वह उसके नितंबों को बकोटते और छातियों को बड़े बुरे और बेढंग तरीके से मसलते हुए उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला गया। उसका बेडरूम भी एकदम खाली नहीं था, लेकिन लिविंग रूम की अपेक्षा कुछ खाली था। उसमें चीजें फर्श पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसमें फर्नीचर वाला फ्रेम युक्त कोई फॉर्मल बेड नहीं था। कमरे की एक दीवार की तरफ एक कालीन डालकर उसी पर एक मोटा गद्दा बिछा दिया गया था। वही रॉबर्ट का बेड था। उसी पर वह सोता था। मार्गट को उसी पर ढकेलकर वह अपनी शर्ट उतारने लगा। उसके बाद पैंट उतारने चला तो जरा सा नीचे सरका कर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि जूते अभी उसके पैरों में ही पड़े हुए हैं। वह पूरी तरह झुककर जूतों के फीते खोलने लगा। इस पोज में वह मार्गट को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। सीने से लेकर नीचे तक उसके पेट पर लंबे लंबे घने बाल जंगल की तरह उगे हुए थे। उसे देखकर मार्गट के मन में अरुचि का भाव पैदा हो गया। वार्डरोब के ऊपर व्हिस्की की एक बोतल रखी थी। उसे लेकर रॉबर्ट ने बोतल से ही व्हिस्की का एक बड़ा घूंट पिया और फिर बोतल मार्गट को थमाकर खुद लैपटॉप में बिजी हो गया। म्यूजिक ऑन करके गूगल पर कुछ सर्च करने लगा। काफी वेट करने के बाद मार्गट बेड पर बैठ गई और चुपचाप उसका तमाशा देखने लगी। उसके भीतर की आग को एक झटके में पूरी तरह भड़काकर उसका इस तरह निष्क्रिय हो जाना उसे बहुत परेशान कर रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने जैसा जोश दिखाया था उससे वह डर गई थी कि यह न जाने क्या कर डालेगा। लेकिन जब वह पूरी तरह उत्तेजित हो गई तो वह लैपटॉप लेकर बैठ गया। वह सोच रही थी कि कहीं उसे वह सब न करना पड़े जो वह नहीं करना चाहती है। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे भूख से तड़पते हुए के सामने विभिन्न पकवान थाली में सजाकर परोसा जाए और जब वह खाने चले तो उसके सामने से कोई थाली ही खींच ले जाए। अपने अंदर उसके प्रति अरुचि और घृणा के भाव को दूर करके स्वीकृति और चाहत का भाव जगाने के लिए मार्गट ने भी व्हिस्की का एक घूंट मार लिया। यह देखकर रॉबर्ट लैपटॉप छोड़कर उसके पास आ गया, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा था कि वह व्हिस्की का कम से कम एक घूंट पी ले। उसे पकड़कर गद्दे पर लिटा दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसे चूमने लगा। अपने हाथों से वह फिर उसकी बड़ी बड़ी छातियां मसलने लगा। अपनी टांगे मोड़कर उसकी कमर को दोनों ओर से कस लिया। वह उसे इतनी बुरी तरह से चूम रहा था कि वह आराम से सांस भी नहीं ले पा रही थी।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अत्यधिक उत्तेजित देखकर रॉबर्ट ने उसकी शर्ट खींचकर ऊपर चढ़ा दिया और उसकी छातियों पर अपना मुंह रगड़ने लगा। फिर उसकी ब्रा के अंदर हाथ डालकर उसकी बाईं तरफ की छाती का आधा हिस्सा बाहर निकाल दिया और उसका निप्पल अंगूठे और तर्जनी से रगड़ने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी। उसका इशारा पाकर वह उसकी ब्रा का हुक खोलने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाया तो उसे उसी तरह चिड़चिड़ाहट हुई जैसे अभी कुछ देर पहले चाबी न मिलने पर हुई थी। आखिरकार उसे छोड़कर बोला, तुम ही खोलो उसे। मार्गट ने फौरन हुक खोला और ब्रा निकालकर फेंक दी। जब वह एकदम नंगी हो गई तो उसका अनिर्वरणीय रूप देखकर वह हक्का बक्का रह गया, जैसे वे सारे लड़के हो जाते थे जिनके साथ वह पहले हमबिस्तर हुई थी। रॉबर्ट ऐसा 7वां युवक था जिसके सामने वह कपड़े उतारकर नंगी हो रही थी। वह खुशी से पागल हो रहा था। छोटे बच्चे की तरह वह उसका दूध पीने लगा। सेक्स के दौरान ऐसा करना मार्गट का पसंदीदा खेल था। रॉबर्ट ने वह काम बड़ी कुशलता से किया क्योंकि वह उसके सारे बॉयफ्रेंड्स से ज्यादा अनुभवी था, उनसे ज्यादा औरतों की छातियां देख चुका था और दूसरी बात वह उम्र में उससे काफी छोटी थी। वह सोच रही थी कि यह मुझे देखकर अपने मन में कह रहा होगा, ओ माय गॉड, क्या लड़की है। कमसिन, सुंदर और गदराया हुआ निर्दोष आकर्षक वदन। मुझे बस यही चाहिए और कोई नहीं। यह मेरी जान भी मांगे तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। जितना वह उसके बारे में सोच रही थी उतना ही उत्तेजित होती जा रही थी। आखिरकार वह रॉबर्ट की अंडरवियर में हाथ डालकर उसके पेनिस से खिलवाड़ करने लगी। वह रह रहकर चीख पड़ता था। वह सोच रही थी कि वह उसको ऐसा करने से मना कर देगा, लेकिन उसने मना नहीं किया क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद रॉबर्ट ने भी उसकी अंडरवियर में हाथ डालकर वही खेल शुरू कर दिया तो उसने अपने होंठ जोर से भींच लिए। वह मन ही मन सोच रहा था कि इसकी उम्र इतनी कम है कि मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसके साथ सेक्स करने जा रहा हूँ। अभी इसका कौमार्य किसी ने भंग नहीं किया होगा। पुरुष एक बड़ा अजीब जीव होता है। वह चाहे सैकड़ों औरतों के साथ सो चुका हो, लेकिन उसकी सदिच्छा यही होती है कि जो लड़की उसके साथ सोए उसका कौमार्य वही भंग करे। इसी मनस्थिति का शिकार रॉबर्ट भी था। उसने मार्गट से पूछा, अच्छा यह बताओ, क्या तुमने इसके पहले कभी किसी के साथ सेक्स किया है? रॉबर्ट के साथ मार्गट को जैसा अनुभव हो रहा था उसके पहले वैसा कभी नहीं हुआ था। सचमुच में वह रात उसके लिए बहुत यादगार होने वाली थी, इसलिए एक बारगी वह कहना चाहती थी नहीं, लेकिन तभी उसकी हंसी छूट गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। रॉबर्ट एक मूर्ख की तरह उसे देख रहा था क्योंकि उसका हंसना उसे परेशान किए हुए था। उसका कौमार्य तो बहुत पहले भंग हो चुका है। वह अपने मन में सोच रही है कि आज यह मुझे मूवी दिखाने के बाद बियर बार में लेकर गया, वहां एंट्री न मिलने पर यह दूसरे होटल में लेकर चला गया जहां मैंने 3 बियर पी लिया, फिर वहां से यह मुझे अपने घर लाया तो ऐसा बेतुका सवाल कर रहा है तो मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं। रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह उससे बोला, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। मार्गट ने हंसी तो रोक ली लेकिन अभी तक मुंह दबाकर खिखिया रही थी। रॉबर्ट की बात सुनकर शांत हो गई और बोली, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। यह पूछकर अच्छा ही किया है क्योंकि मैं इसके पहले अपने कई बॉयफ्रेंड्स के साथ सेक्स कर चुकी हूँ। तुम्हारे सवाल करने पर मुझे हंसी आ गई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो रॉबर्ट ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भी मार्गट को लगा कि हंसने के बाद उसका जोश कुछ ढीला पड़ गया है, इसलिए जरा सी चापलूसी के अंदाज में उसने फिर एक बार कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे,
शायद मैं तुम्हारे यकायक जोशीले आक्रमण से घबरा गई थी। तब रॉबर्ट ने अपनी भौहें सिकोड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके क्लेम पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब उसे तसल्ली देते हुए बोला, अच्छा चलो, अब हम धीरे धीरे करेंगे। इतना कहकर वह उसके ऊपर अपने पूरे शरीर के वजन के साथ लद गया। मार्गरेट को लग रहा था कि जो मजा पहले उसके साथ आ रहा था वैसा मजा अब नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत हो गई है तो उसे पूरा करना है। वह पूरी तरह नंगा हो गया और अपनी पेनिस के ऊपर कंडोम चढ़ाया। उसकी पेनिस के इर्द गिर्द बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। कंडोम लगाकर वह विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रयोग करते हुए उसके साथ सेक्स करने लगा। अत्यंत कुशलता पूर्वक उसे एक गुड़िया की तरह उलट पलट कर उसके साथ खेलने लगा। लेकिन 7-Eleven के सामने जब उसने उसके ललाट पर चूमा था तो वह उसे जितनी बेशकीमती लगी थी अब उतनी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वह उसके साथ खेला और तब उसे अपने ऊपर लिटाकर उसके नितंबों पर चपत लगाने लगा। ऐसा करना तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? उसने कहा, लेकिन उसकी बोलने की टोन सवाल करने की नहीं थी जिसका उसे कोई जवाब चाहिए था। यह एक प्रेमालाप था, कामोत्तेजक क्रंदन था। ऐसा करके वह अपने आप को शाबाशी दे रहा था कि वह बड़ा यूनिक काम कर रहा है जो कोई नहीं करता होगा और वह मार्गरेट को बहुत पसंद आ रहा है। वह अपने मन में सोच रही थी कि यह भी कितना बड़ा गधा है जिसे इतना पता नहीं है कि हर गधा ढींचो ढींचो ही करता है। मैं हमेशा ऐसे ही नितंबों वाली लड़कियों को लेना पसंद करता हूँ। यह कहकर उसने उसे अपने ऊपर से उठाकर नीचे की तरफ झुकाकर पीछे से करने लगा। करते करते वह आहें भरने लगा तो मार्गरेट को फिर से एक बार हंसी छूट रही थी, इसलिए उसने अपना मुंह तकिए में गड़ा दिया। वह फिनिश होने के करीब पहुंच गया। उसकी धड़कनें बढ़ गईं और सांसें तेजी से चलने लगी। वह फिर तृप्तिपूर्ण आहें भरते हुए बोला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम्हारे साथ करने में मुझे बहुत मजा आया। वह निष्क्रिय हो गया। तब उसे पीठ के बल लिटाकर उसके ऊपर ढह गया और उसे कसकर दबोच लिया। मार्गरेट को अपने ऊपर हैरानी हो रही थी कि ऐसे आदमी के साथ उसने यह सब क्यों किया जिसका व्यवहार शुरू से लेकर आखिर तक विचित्र और अबूझ बना हुआ है। कुछ ही सेकेंड में रॉबर्ट उसे छोड़ दिया और कंडोम अपने हाथ से पकड़े हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागा कि कहीं वह अपने आप सरक कर नीचे न गिर जाए। मार्गरेट बेड पर लेटे लेटे सीलिंग की तरफ निहारती रही। रॉबर्ट बाथरूम से बाहर आया और उससे पूछा, अब क्या विचार है तुम्हारा? वह कहना चाहती थी कि चलो हम एक दूसरे को मार डालें, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। तो रॉबर्ट ने कहा कि चलो कोई मूवी देखा जाए। यह कहकर उसने लैपटॉप खोला और कोई मूवी सर्च करने लगा। वह क्या कर रहा था मार्गरेट ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो मूवी उसने लगाई वह सबटाइटल के साथ चल रही थी। मार्गरेट ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। वह लैपटॉप लेकर उसके पास बैठ गया। उसके बालों से खेलने लगा और रह रहकर उसके गाल पर चुम्मी देता रहा। वह फिल्म देख रहा था, उसके बालों से खेल रहा था, उसे चुम्मी दे रहा था और लगे हाथ उसके साथ हुए अपने एहसास का प्रलाप कर रहा था। कुछ देर बाद वह बोला, तुम जाग रही हो? हाँ। और सब ठीक है? वास्तव में कितने साल के हो तुम? 35 प्लस। कोई प्रॉब्लम? ना, नहीं तो ठीक है। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, रॉबर्ट ने कहा और धीरे से उसे चुम्मी दे दिया। मार्गरेट ने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 3 बज गए थे। अब मैं घर जाऊंगी। सच?
मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाती। अंडे हैं, मैं आमलेट बना दूं। शुक्रिया। मेरी रूममेट परेशान हो रही होगी। कहते हुए वह अपनी लेगिंग पहनने लगी तो वह बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे साथ डेटिंग के लिए राजी हुई। वह अपनी कार से उसे बोर्डिंग तक छोड़ने गया। जब वे वहां पहुंच गए तो उसने कार रोक दी और अपना सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, मेरी रात मजेदार करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है। सब कुछ के लिए एक बार फिर तुम्हें भी धन्यवाद। कहकर वह अपना बैग लेकर कार का दरवाजा खोलने चली तो उसने कहा, हे सुनो जरा इधर आओ। क्यों? कहते हुए वह पलटी तो उसने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसके कंधों पर अपनी बाहों का घेरा बनाकर एक बार फिर उतने ही भद्दे तरीके से चूम लिया जैसे उसने पहली बार चूमा था। ओ माय गॉड, ऐसा करने से कब तुम्हारा जी भरेगा? उससे दूर हटकर वह बोली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी मोबाइल पर रॉबर्ट का टेक्स्ट आ चुका था। जब उसने उसे खोलकर पढ़ना चाहा तो देखा कि उसमें एक भी शब्द नहीं थे, सिर्फ कुछ दिल और चेहरों के कई इमेज लगाकर उसने सेंड कर दिया था। आखिर में एक डॉल्फिन की इमेज भी उसने लगा रखी थी। उसके इस प्रकार के टेक्स्ट का कोई मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बेड में गई तो ऐसे सोई कि 12 बजे तक नहीं उठी। 12 बजे के बाद उठकर हल्का फुल्का नाश्ता किया और नेटफ्लिक्स पर जासूसी धारावाहिक देखने लगी। 2:30-3 बजे के लगभग वह दोपहर का भोजन करने डिनर टेबल पर बैठी तो रेड वाइन को लेकर रॉबर्ट का एक टेक्स्ट आया। उसको बिना पूरा पढ़े उसने डिलीट मार दिया क्योंकि अब आगे वह उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। वह सोच रही थी और इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि वह टेक्सटिंग करने से कैसे मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो क्या इसी तरह हमेशा टेक्स्ट पर टेक्स्ट लिखता रहेगा? वह विनम्र लहजे में ऐसी भाषा में एक टेक्स्ट लिखने के बारे में सोच रही थी जिसे पढ़कर उसे बुरा भी न लगे और वह समझ जाए कि अब से वह उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। बहुत सोच विचार कर उसने लिखना स्टार्ट किया। जितना समय हमने एक साथ गुजारा वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे तुम्हारे साथ रिलेशन निभाते रहने में मैं असमर्थ हूँ। तुम्हें टेक्स्ट लिखने में भी अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद माफीनामे के कुछ और शब्द लिखने वाली थी लेकिन उसका टेक्स्ट कंप्लीट होने के पहले रॉबर्ट का टेक्स्ट आ गया। वही सब अनर्गल नॉनसेंस बातें जिन्हें वह कई बार सुन चुकी थी। पता नहीं क्यों वह उसके लिविंग रूम के बारे में सोचने लगी, उसके बेडरूम और उसमें पड़े गद्दे के बारे में सोचने लगी। फिर उसकी बिल्लियों के बारे में सोचने लगी। उसने कहा था कि उसके घर में 2 बिल्लियां हैं। उनसे सावधान रहने के लिए भी कहा था लेकिन मुझे तो वहां एक भी बिल्ली दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई उसकी दोनों बिल्लियां? क्या उसने घर में उन्हें कहीं छिपा दिया था? वह रॉबर्ट को जितना भुलाना चाहती थी वह उसे उतना ही याद आ रहा था। किसी न किसी रूप में वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। कई दिन बीत गए, उनमें कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों कभी कभी जरूर उस रात के बारे में सोच सोच कर खुश हो लेते थे। तब एक दिन रॉबर्ट ने टेक्स्ट लिखकर मार्गरेट को सेंड किया, हे, लगता है तुम इधर कुछ ज्यादा बिजी हो गई हो। क्या बात है? मेरे किसी टेक्स्ट की रिप्लाई नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें जल्दी ही टेक्स्ट करूंगी। न चाहते हुए भी मार्गरेट ने उसे टेक्स्ट लिखकर सेंड कर दिया। बाद में सोचने लगी कि यह तो मैंने बेसमझ का काम कर दिया, उसे टेक्स्ट नहीं भेजना चाहिए था। वह बहुत परेशान थी। काफी देर तक वह अशांत और बेचैन हुई अपने बेड पर लेटी लेटी करवटें बदल रही थी। उसे व्याकुल देखकर उसकी रूममेट तमारा ने कहा,
पागल मत बनो, क्यों नहीं सीधे कह देती कि अब मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती? क्या बात है, क्यों डर रही हो? बहुत कुछ तो कहा मैंने, लेकिन वह नहीं मानता है। यह बताओ, उसके साथ चैटिंग ही करती हो या कुछ और किया है? हमने सेक्स भी किया है। ओ माय गॉड, सचमुच? वह बहुत अच्छा है। उसकी सेंसलेस बातें सुनकर तमारा को गुस्सा आ गया। उसके पास जाकर उसने फोन उसके हाथ से छीन लिया और खुद टेक्स्ट लिखने लगी। हाय, अब तुम्हारे प्रति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आइंदा मुझे टेक्स्ट लिखने के बारे में सोचना भी मत। रॉबर्ट को टेक्स्ट सेंड करके मोबाइल उसने मार्गरेट को दे दिया। जब उसने टेक्स्ट पढ़ा तो उसकी चीख निकल गई। ओ माय गॉड, यह तूने क्या किया? कुछ नहीं, डोंट वरी, ऐसे लोगों का यही इलाज है। किंतु मार्गरेट बहुत घबरा गई थी। उसने उससे कहा कि टेक्स्ट पढ़कर वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा और विंडो तक जाकर उसके कांच को मुक्का मारकर चकनाचूर कर देगा। तमारा बोली, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ, चलो चलकर कहीं ड्रिंक करते हैं। दोनों एक बियर बार में गए और वहां दोनों ने एक ही गिलास से बियर पिया। मार्गरेट ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर में उस पर एक टेक्स्ट आ गया। दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद फिर मैसेज टोन बजी। मार्गरेट ने मोबाइल उठाकर देखा तो रॉबर्ट का ही टेक्स्ट था। उसने चुपचाप मोबाइल तमारा को हैंडओवर करते हुए कहा, लो उसी का है, तुमने गलती की है, तुम ही जानो। तमारा टेक्स्ट पढ़ने लगी। टेक्स्ट बहुत लंबा था। ओके मार्गरेट, तुम्हारा टेक्स्ट पढ़कर मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर भी तुम मुझसे इतनी खफा कैसे हो सकती हो कि मुझसे रिलेशन खत्म करने की बात कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अपना जो कीमती समय तुमने मुझे दिया, सच कहता हूँ जिंदगी भर उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मुझे हमेशा याद आते रहेंगे। जहाँ जहाँ हम दोनों एक साथ गए, घूमे फिरे, एंजॉय किए, उन जगहों पर जब भी मैं जाऊंगा बड़ी शिद्दत से तुम मुझे याद आओगी। हो सकता है कि तुम मुझे भुला दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुम्हारी याद को मैं थाती बना कर रखूंगा। वैसे तुमने हमारे रिलेशन को खत्म करने का फैसला जब कर ही लिया है, तो अब मैं तुम्हारे टेक्स्ट का तुम्हारी याद को मैं अपने पास थाती बना कर रखूंगा। वैसे तुमने हमारे रिलेशन को खत्म करने का फैसला जब कर ही लिया है, तो अब मैं तुम्हारे टेक्स्ट का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि क्या सच में तुम्हारा मन मुझसे भर गया? आखिर अचानक तुम कैसे बदल गई? क्या इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को प्यार करने लगी? इतनी जल्दी तो बच्चे खिलौने भी नहीं बदलते हैं। हो सकता है कि बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए खिलौने हो। क्या हमारे बीच कोई तीसरा आ गया? आखिर तुम्हारा मन कैसे फिर गया? बस तुम मुझे इतना बता दो। टेक्स्ट खत्म होते होते मार्गरेट ने अपना सिर मेज पर टिका दिया और दोनों हाथों से घेरा बनाकर ढक लिया। उसे लग रहा था जैसे कोई जोंक उसे पकड़ ले और उसका खून पीते पीते फूल कर मोटी हो गई, और जब उसकी चमड़ी को छोड़कर हटी तो अपनी निशानी छोड़ गई। वह सोच रही थी कि रॉबर्ट ने क्या क्या किया उसके साथ। उसने उसे बड़े बेतुके तरीके से चूमा और उसके साथ सेक्स किया। उसने उससे झूठ बोला कि उसके पास बिल्लियां है।
लेकिन हो सकता है उसने सच बोला हो, क्योंकि यह भी हो सकता है कि उसके वहां होने तक उसने बिल्लियों को अपने घर में कहीं छिपाए रखा हो। लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद उसने रॉबर्ट को एक बियर बार में देखा जहां वह उससे एक मर्तबा मिल चुकी थी। वह एकदम पीछे वाले टेबल पर अकेले बैठकर चुपचाप बियर पी रहा था। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां गई थी। उसका नाम अल्बर्ट था। उसने उससे रॉबर्ट के बारे में बता रखा था कि सिनेमा हॉल के स्नैक्स काउंटर पर काम करने के दौरान वह मिला था। ओ माय गॉड, वह तो यहीं बैठा है, वह फुसफुसाते हुए बोली और अल्बर्ट के पीछे छिप गई ताकि रॉबर्ट उसे देख न सके। जैसे तैसे छिपकर वह वहां से निकल तो गई, लेकिन उसे बड़ा डर लग रहा था। रात में जब वह सोने के लिए बिस्तर में गई तो रॉबर्ट का मैसेज आया। हाय मार्गट, मैंने तुम्हें आज बार में देखा। वैसे मैं तुमसे टेक्सटिंग करने के मूड में नहीं था क्योंकि तुमने मेरे साथ अपना रिलेशन खत्म कर लिया है और मुझे कहा भी है कि मैं टेक्सटिंग ना करूं, फिर भी मैं अपने आप को यह कहने से रोक नहीं पाया कि आज तुम गजब ढा रही थी। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे दिन अच्छे से गुजर रहे होंगे। उसे रिप्लाई करते हुए मार्गट ने लिखा, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रही हूं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रॉबर्ट ने सवाल करते हुए लिखा, तुमने मेरे साथ रिलेशन खत्म करने का फैसला क्यों किया? यह सवाल मुझे बराबर परेशान करता रहता है। तुमसे पूछने का मेरा कोई हक तो नहीं बनता है, फिर भी बिना पूछे मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। इसके पहले भी मैंने तुमसे पूछा है, मुझे तुम सिर्फ इतना बता दो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत क्या किया। वह साइलेंट रहती है। रॉबर्ट का टेक्स्ट फिर आ जाता है, मैंने सोचा था कि हमारा रिलेशन सच्चा है, अटूट है, कभी टूटेगा नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता था? वह साइलेंट रहती है। मैं उम्र में तुमसे काफी बड़ा हूँ। क्या तुमने यह सोचकर रिलेशन खत्म कर दिया या कि कोई दूसरा पसंद आ गया तुम्हें? रिप्लाई करो, क्यों साइलेंट हो? वह साइलेंट रहती है। रॉबर्ट का टेक्स्ट फिर आता है, आज जिसके साथ तुम बार में गई थी क्या वह आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या वह भी मेरे जैसा ही कोई ऐसा वैसा है जिसे तुम बेवकूफ बना रही हो? वह साइलेंट रहती है। तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं करती हो? कुछ तो बोलो। तो भी वह साइलेंट रहती है। जब मैंने उस दिन तुमसे पूछा था कि क्या तुम अभी कुंवारी हो तो तुम क्या इसलिए हंस रही थी कि अब तक तुम बहुत से लोगों को धोखा दे चुकी हो? वह साइलेंट रहती है। बोलती क्यों नहीं? वह साइलेंट रहती है। बोलो। वह साइलेंट रहती है। अरे कुछ तो कहो, एकदम चुप क्यों हो? वह साइलेंट रहती है। जवाब दो। फिर भी वह साइलेंट रहती है तो वह भड़क जाता है और कहता है, तुम क्या जवाब दोगी? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि तुम रंडी हो।